नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता है कि हम आर ओ का प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज करा रहे हैं, जो कि ध्येय आईएएस का है, जिसमें हम 6 टेस्ट करा चुके हैं सामान्य अध्ययन का, और लगभग 7-8 के करीब हिंदी का भी हो चुका है। ठीक है, तो ये 7वां टेस्ट है, जो कि जीएस का है। इसको हम 1.5 घंटे के करीब में करने का कोशिश करते हैं। तो ये इस टेस्ट को शुरू करने से पहले सभी मित्रों से अनुरोध है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। कोई भी क्वेश्चन अगर कुछ मुझसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है या कुछ गलत हो जाता है भूलवश, तो आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं नीचे। ठीक है, तो वहाँ पे हम उसको, अगर कुछ दिक्कत होगा तो उसको हम कमेंट में सही करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये टेस्ट को शुरू करने से पहले सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप फटाफट इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम आज के टेस्ट को। ठीक है, तो ये टेस्ट नंबर 7 है। देखिए, जैसे देख रहे हैं आप लोग कि ध्येय आईएएस का है, ध्येय आईएएस का प्रीलिम्स का है, आर ओ के, और टेस्ट नंबर 7 है। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन इसका क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कि पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि दक्कन ट्राइब के संबंध में सत्य कथन चुने। इसका निर्माण कार्बोनिफेरस काल के प्रारंभिक चरण में हुआ है। देखिए पहला गलत है, पहला गलत है। यह दरारी उद्भेदन का परिणाम है, तो दूसरा सही है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 सही है। एक बार एक पेन का कलर बदल लेते हैं। ठीक है, तो दूसरा सही है। अब देख लेते हैं इस किस काल में इसका निर्माण क्रिस्टेशियस काल में हुआ है। ठीक है, क्रिस्टेशियस काल के अंतिम चरण में प्रायद्वीपीय भारत के एक बड़े क्षेत्र के ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, तो इसका निर्माण कब हुआ? क्रिस्टेशियस काल के अंतिम चरण में। ठीक है, कब हुआ है इसका निर्माण? कब हुआ? क्रिस्टेशियस काल के अंतिम चरण में, क्रिस्टेशियस काल के अंतिम चरण में हुआ है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब एक तरफ उसने झरना दिया हुआ है और एक तरफ राज्य दिया हुआ है, तो इसको मिलाना है। देखिए अब ताप्त पानी कहाँ है? तो ताप्त पानी आपको पता होगा कि ताप्त पानी उड़ीसा में है। सोहना कहाँ है? सोहना हरियाणा में है, सोहना हरियाणा में। अब मिलाने की कोशिश करेंगे। सी का एक किस ऑप्शन में है? तो देखिए सी का एक ही ऑप्शन है, जो ऑप्शन नंबर डी है। बाकी का मिला लेते हैं हम। देखिए 1 का 4, तो ताल बीच राजस्थान में है, और अनहोनी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। ताल बीच झरना कहाँ है? राजस्थान में है। अनहोनी झरना कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सोहना हरियाणा में है, और ताप्त पानी आपका ओडिशा में है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में तांबा खनिज का क्षेत्र नहीं है? तो तांबा खनिज का क्षेत्र कौन सा नहीं है? मलाज खंड, मोराबानी, नोवामुंडी और खो दरीबा। तो तांबा खनिज का क्षेत्र नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो इसमें नोवा मुंडी नहीं है। ठीक है, तो नोवा मुंडी कहाँ का है? नोवा मुंडी किसका है? तो नोवा मुंडी अलोह खनिज है। तांबा एक अलोह खनिज है। भारत के विश्व भंडार का 2% तांबा पाया जाता है। मजाल खंड क्षेत्र बालाघाट जिला में है। देखिए मजाल खंड कहाँ है? बालाघाट एमपी में है। ठीक है, मालाघाट एमपी में है। मलाज खंड मालाघाट में एमपी में है। खोर दरीजा क्षेत्र अलवर राजस्थान में। खोर दरीजा कहाँ पे है? तो अलवर में है, अलवर राजस्थान में है। नोवा मुंडी कहाँ है? नोवा मुंडी आपके कहाँ है? तो नोवा मुंडी झारखंड का लौह क्षेत्र है, झारखंड का लौह क्षेत्र है। ठीक है, लौह क्षेत्र है, नोवा मुंडी लौह क्षेत्र। बाकी का तीनों आपके तांबा क्षेत्र है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जलोढ़ मृदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक असत्य है? जलोढ़ मृदा के कथन में कौन सा असत्य है? पहला है, यह भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाती है। तो ये पहला सही है। यह जैव पदार्थ नहीं पाए जाते, इसमें जैव पदार्थ नहीं पाए जाते हैं। फलीदार फसलें की खेती, इसमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण संभव है। यह मिट्टियां सिंचाई हेतु सर्वोपयुक्त है, ये सिंचाई हेतु सर्वोपयुक्त। कौन सा इसमें सही है? इसमें जैव पदार्थ नहीं पाए जाते हैं। तो इसमें जैव पदार्थ पाए जाते हैं कि नहीं? जैव पदार्थ मतलब कि बायोमास पाए जाते हैं कि नहीं? तो बायोमास पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, जैव पदार्थ पाए जाते हैं, तो यही वाला गलत है। बाकी का ये 3 है। नाइट्रोजन से इसका फलीदार पौधों से इसका नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जा सकता है। ये मिट्टी या सिंचाई के लिए उपयुक्त है, तो चौथा वाला सही है। इसमें बी वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है, जलोढ़ मृदा देश के 14.2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाई जाती है। 43.3%। जलोढ़ मृदा कितने परसेंट पाई जाती है? तो 43.5% क्षेत्रफल पे जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ठीक है, 43.4%, 4% क्षेत्रफल पे जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इसमें पोटास, फास्फोरिक एसिड, चूना जैसे पदार्थ की प्रमुख पाई जाती है, किंतु इसमें हाइड्रोजन, ह्यूमस की कमी होती है। फलीदार फसलों की खेती से इसका नाइट्रोजन का स्थिरीकरण संभव है। ये मिट्टियां सिंचाई सेवा सर्वोपरि है।
प्राचीन जलोढ़ को बांगर तथा नवीन को खादर कहा जाता है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मानसूनी वन, मानसूनी साल, सदाबहार, आवनूस, अल्पाइन, नागफनी, मैंग्रोव, सुंदरी। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए मैंग्रोव सुंदरी सही है, अल्पाइन नागफनी सही है कि नहीं, एक बार देखते हैं इसको। तो अल्पाइन नागफनी सही है कि नहीं? देखिए ये वाला सही नहीं है, अल्पाइन नागफनी नहीं है, सदाबहार, अबनूस, मानसूनी साल है। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन इसमें गलत है। तो सी वाला क्या है? साल एक मानसूनी वृक्ष है, अल्पाइन वन हिमालय के ऊंचाई भागों में पाए जाते हैं, बाकी ये नागफनी है। ठीक है, तो अल्पाइन कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय के ऊंचाई में, ठीक है, पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से सी वाला ऑप्शन गलत होगा, और नागफनी मरुस्थल में पाई जाती है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। पर्वतीय ढालों पर मृदा अपरदन को किस प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है? पर्वतीय ढालों पर हवारोधी पट्टियां बनाकर, समोच्च रेखीय जुताई, वन रोपण से, इनमें से कोई नहीं। तो किससे किया जा सकता है? तो समोच्च रेखीय जुताई से पर्वतीय ढालों पर अपरदन से मिट्टियों के अपरदन को नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, अब पर्वतीय ढालों पर मृदा अपरदन को काटकर सीढ़ीनुमा खेत बनाकर और समोच्च रेखीय जुताई से करके नियंत्रित कर, सीढ़ीनुमा खेत बना के और समोच्च रेखीय जुताई करके इसका अपरदन को रोका जा सकता है। ठीक है, तो इससे पानी गिरे तो धीरे धीरे गिरता रहे, जिससे पूरा मट्टी निकले ना, उखड़े ना। एक नई जाति की उत्पत्ति अचानक एक ही बार में होने वाली स्पष्ट तथा अस्थायी बड़ी विभिन्नताओं के कारण होती है। यह सिद्धांत कहलाता है विकास का सिद्धांत, एक जीन का एंजाइम सिद्धांत, उत्परिवर्तन का सिद्धांत, नव विकासवाद का सिद्धांत। तो क्या कहलाता है ये? तो ये कहलाता है उत्परिवर्तन का सिद्धांत। ठीक है, उत्परिवर्तन। अब क्या है? एक नई जाति की उत्पत्ति अचानक एक ही बार में होने वाली स्पष्ट तथा अस्थायी बड़ी विभिन्नताओं के कारण होती हैं। यह सिद्धांत उत्परिवर्तन सिद्धांत कहलाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन हालैंड के पादप शास्त्री ह्यूगो डी ब्रीज ने किया था। तो इसका ह्यूगो डी ब्रीज ने किया था, हालैंड के ह्यूगो डी ब्रीज द्वारा किया गया था, ह्यूगो डी ब्रीज द्वारा उत्परिवर्तन के सिद्धांत को किया गया था। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? कौन असत्य है? सभी स्तनधारी असमतापी होते हैं, चमगादड़ एक स्तनधारी प्राणी है न कि पक्षी। तो कौन सा असत्य है? सभी स्तनधारी असमतापी होते हैं, या असमतापी होते हैं। तो सही है कि नहीं पहला वाला? तो इसमें खाली दूसरा वाला सही होगा कि चमगादड़ एक स्तनधारी है ना कि पक्षी। ठीक है, पहला वाला गलत होगा, सभी नहीं होते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला वाला असंतापी अर्थात ठंडे रुधिर वाले जंतु। असंतापी मतलब ठंडे रुधिर वाले। देखिए असंतापी मतलब क्या होता है? ठंडे रुधिर वाले जंतु, ठीक है, तो सभी स्तनधारी तो ठंडे रुधिर वाले होते नहीं है, तो गलत है ये वाला ऑप्शन। ठीक है, असमतापी मतलब गर्म रुधिर वाले जंतु। ठीक है, जिनके शरीर का तापमान वातावरण के ताप के अनुसार घटता बढ़ता रहता है, इसके अंतर्गत मत्स्य उभयचर होते हैं। गर्म रुधिर वाले जंतु जिनके शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार ताप प्रभावित न होकर सदैव एक सा रहता है। ठीक है, तो समतापी होते हैं, इसके अंतर्गत पक्षी और स्तनधारी आते हैं। ठीक है, तो समतापी आते हैं। ठीक है, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा खाली। ठीक है, समतापी के अंदर मतलब समान ताप रहता है, चाहे गर्मी हो, गर्म रुधिर वाले मतलब गर्म रुधिर उनका होता है, और कोई भी मौसम आए वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, जैसे स्तनधारी और पक्षियां होती हैं। लेकिन जो असमतापी होते हैं जिसका ठंडा रुधिर होता है, वो मतलब अगर अन्य जैसे डिफरेंट मौसम में वो अपना चेंज करते रहते हैं। जैसे सांप है, अगर बरसात का मौसम आएगा तो बाहर निकला रहेगा क्योंकि उसका ठंडा ब्लड है, और जैसे ठंडी का मौसम आएगा वो गायब जैसे हो जाते हैं। जैसे जितने भी सरीसृप है, रेप्टाइल्स हैं, वो सब ऐसा करते हैं। ठीक है, जैसे छिपकलियां हैं, छिपकली ठंडी के मौसम में नहीं दिखाई देती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं असमतापी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस एक पर्वतीय दर्रे का निर्माण तीस्ता नदी द्वारा किया गया है? नाथुला, जेलेबला, बनिहाल, बड़ा नचला। तो किसका निर्माण तीस्ता द्वारा किया गया है? तो तीस्ता नदी द्वारा किसका निर्माण किया गया है?
तो तीस्ता नदी द्वारा जेलेबला दर्रे का निर्माण किया गया। ठीक है, जेलेबला दर्रा कहाँ पे है? सिक्किम में है, सिक्किम में है। ठीक है, जेलेबला दर्रा सिक्किम में स्थित है। तीस्ता नदी द्वारा इस दर्रे का निर्माण किया गया है। वह भूटान का मार्ग है। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है, जो तिब्बत जाने का मार्ग है। बारालाचला हिमाचल प्रदेश के मंडी एवं लेह सड़क मार्ग जोड़ता है। देखिए, बारालाचला मंडी लेह सड़क मार्ग जोड़ता है, मंडी लेह सड़क मार्ग जोड़ता है, सड़क मार्ग जोड़ता है। ठीक है, कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में मंडी का लेह से सड़क मार्ग जोड़ता है। और बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है, J&K में है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जे लेपला होगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा गर्त प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? आटाकामा, पोर्टोरिको, एल्यूशियन, मैरियाना। तो कौन सा नहीं है प्रशांत महासागर में? तो पोर्टोरिको गर्त प्रशांत महासागर में नहीं है। तो ये पोर्टोरिको गर्त कहाँ पे है? अटलांटिक महासागर में स्थित है। अन्य सभी गर्त प्रशांत महासागर के हैं। तो पोर्टोरिको कहाँ पे है? अटलांटिक महासागर में है। ठीक है, अटलांटिक महासागर में है, महासागर में है। ठीक है, बाकी का आटाकामा, एल्यूशियन और मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11वां है कि एक तरफ बंदरगाह दिए हुए, एक तरफ प्राकृतिक है। ठीक है, प्रकृति दी हुई है। तो बंदरगाह की प्रकृति दी हुई है, एक तरफ बंदरगाह। तो हल्दिया क्या है, कांडला क्या है? देखिए, विशाखापट्टनम क्या है? हल्दिया और कांडला। ठीक है, मिलाते हैं। ठीक है, कांडला क्या है? कांडला क्या है? कांडला ज्वारीय बंदरगाह। ठीक है, कांडला ज्वारीय बंदरगाह। ठीक है, कांडला ज्वारीय बंदरगाह है। फिर से मिलाते हैं, कांडला ज्वारीय बंदरगाह है। विशाखापट्टनम प्राकृतिक बंदरगाह है। पारादीप लेगून बंदरगाह है। हल्दिया नदमुख बंदरगाह है, मतलब नदियों द्वारा बनाया गया। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। ठीक है, सो ध्यान से देख लेंगे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12वां। अभिकथन और कार्ड क्वेश्चन, अभिकथन कार्ड ढंग से देखेंगे। देखिए, पहला अभिकथन है कि समुद्र के किनारे के भागों पर दैनिक तापांतर कम होता है। दैनिक तापांतर कम होता है। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में वार्षिक तापांतर बहुत अधिक होता है। वार्षिक तापांतर बहुत अधिक होता है। तो कौन सा सही से मिले? समुद्री के किनारों पर भागों पर दैनिक तापांतर कम होता है। दैनिक तापांतर कम होता है, तो हाँ सही है, ये पहला वाला ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन सही है, दैनिक तापांतर कम होता है। भूमध्य रेखीय वार्षिक तापांतर बहुत अधिक होता है। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में वार्षिक तापांतर बहुत अधिक होता है। नहीं, भूमध्य रेखीय में नहीं होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से कथन सही होगा, लेकिन कार्ड गलत होगा। तो देखते हैं क्या होता है। अवकथन सत्य है। हाँ, एक वर्ष में एक दिन में अधिकतम तापांतर न्यूनतम ताप के अंतर को वार्षिक तापांतर कहते हैं। ठीक है, भूमध्य क्षेत्रों में वर्ष का तापमान समान रहता है, अतः वहां वार्षिक तापांतर बहुत कम होता है। वार्षिक तापांतर बहुत कम होता है, बहुत अधिक नहीं, बहुत कम होता है। ठीक है, अधिक जहाँ पे कम कर लेंगे तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी है कि हार्सिकल्चर, मैरीकल्चर कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एरिपोनिक, पोमोलॉजी फल विज्ञान, एरिपोनिक पौधों का केवल जल में उगना, मोरिकल्चर रेशम कीट हेतु सूत का पालन। तो कौन सा इसमें गलत है? तो इसमें सी वाला ऑप्शन गलत है। एरिपोनिक्स किससे संबंधित है? तो पौधों, एरिपोनिक्स किससे संबंधित है? तो इसको देख लेते हैं। एरिपोनिक किससे संबंधित? एरिपोनिक के अंतर्गत पौधों को हवा में उगाया जाता है। तो पौधों को हवा में उगाना एरिपोनिक्स। बाकी का तीनों सही है। हार्सिकल्चर व्यापारिक स्तर पर उन्नत प्रजातियों के घोड़ों का पालन, मेरिकल्चर रेशम कीट की हेतु शहतूत की कृषि, और पोमोलॉजी फल विज्ञान। ठीक है, तो एरिपोनिक मतलब पौधों को हवा में उगाना होता है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत के विभिन्न भागों में स्थानांतरित कृषि के नामों में गलत कौन सा है? तो झूम कहाँ गलत है? उत्तर पूर्व भारत में, दीपा झारखंड में, पोडू आंध्र प्रदेश में, धाबी ओडिशा में। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दीपा झारखंड, पोडू तो सही है। देखिए, पोडू आंध्र प्रदेश में होता है, पोडू आंध्र प्रदेश में होता है। ठीक है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, इसका दीपा झारखंड में नहीं होता। ठीक है, बाकी का तीनों सही है। दीपा कहाँ होता है? तो देख लेते हैं। दीपा
तो दीपा दीपा छत्तीसगढ़ विशेषकर बस्तर में होता है। तो कहाँ होता है विशेषकर ये बस्तर, बस्तर छत्तीसगढ़ में होता है, छत्तीसगढ़ में होता है। ठीक है, तो ये वाला बी वाला ऑप्शन गलत होगा। बाकी का झूम खेती, झूम उत्तर पूर्वी भारत में होता है, पोडू आंध्र प्रदेश में होता है और धाबी उड़ीसा में होता है, धाबी उड़ीसा में होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, उपयुक्त में से शुष्क कृषि पद्धति के लिए उपयुक्त नहीं है। इनमें से कौन सी फसल शुष्क कृषि पद्धति के लिए उपयुक्त नहीं है? ठीक है, मक्का, चना, चावल, मूंग। तो कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है इसमें? तो शुष्क कृषि पद्धति के लिए उपयुक्त नहीं है तो चावल है। ठीक है, चावल अत्यधिक पानी आवश्यकता होती है, अतः यह शुष्क कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, इसमें अत्यधिक पानी होता है, ज्यादा सूखा नहीं चाहिए, और कम पानी में मक्का, मूंग और चना हो जाते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि जनजातीय तथा उनके देशों का गलत सुमेल है। ठीक है, कुलामन फिलीपींस में, लैम्प्स दक्षिण स्कैंडिनेविया, कुंग दक्षिण अमेरिका में, बेद्दा श्रीलंका में। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें कुंग वाला सी वाला ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। मतलब कुंग कहाँ रहते हैं? तो कुंग दक्षिण अमेरिका में नहीं रहते हैं। तो कुंग कहाँ रहते हैं? देखिए, कुंग दक्षिण अमेरिका में नहीं रहते तो कहाँ रहते हैं? इसका देखेंगे, कुंग जनजाति दक्षिण अफ्रीका के ओमोटेको नदी के नदी घाटी के एक जनजाति है। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के कहाँ के हैं? तो किस घाटी, नदी घाटी का? ओमेटेको नदी, ओमेटेको नदी घाटी में। ठीक है, ओमेटेको नदी घाटी में रहते हैं। ठीक है, कुंग ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के हैं। ठीक है, बाकी लैब्स दक्षिण स्कैंडिनेविया में, कुलामन फिलीपींस में और बेद्दा श्रीलंका में होते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। दक्षिणी गोलार्ध में जल मंडल तथा अष्टल मंडल का विस्तार प्रतिशत है दक्षिणी गोलार्ध में? तो 81-19 है। ठीक है, 81-19 है। ठीक है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में 60-40 है। उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थ गोलार्ध में 60-40 है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण योजना में भारत के गंगा के मैदान को किस वर्ग में रखा है? AMW, CWG, AS या BSHW, किस में रखा है? तो कोपेन ने गंगा के मैदानी क्षेत्र को CWG में रखा है। ठीक है, कोपेन ने विश्व जलवायु वर्गीकरण औसत मासिक तापमान तथा वर्णन के आधार पर किया है। उन्होंने गंगा के मैदान को CWG वर्ग में रखा है, जो कि शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून प्रकार है। शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून प्रकार, शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून प्रकार है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19वां। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्न में से किसे गोल्डन फाइबर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है? तो कपास, जूट, चावल, इसमें कोई नहीं। तो गोल्डन फाइबर ऑफ बंगाल जूट को कहा जाता है। ठीक है, गोल्डन फाइबर ऑफ बंगाल जूट को कहा जाता है। जूट एक कच्चा माल आधारित उद्योग है। उष्ण एवं आर्द्र वातावरण में डेल्टाई जलोढ़ मृदा के कारण जूट के रेशों का मुख्य उत्पादन पश्चिम बंगाल में हुगली नदी घाटी से होता है। इसे गोल्डन फाइबर ऑफ द बंगाल कहा जाता है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20वां। क्वेश्चन नंबर 20वां है कि पक्षियों का आश्रय स्थल और राज्य केवला देव घाना राजस्थान में है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वेदाथंगल तमिलनाडु में, रंगनाथिट्टू कर्नाटका में, सलीम अली। तो सलीम अली कहाँ? सलीम अली अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में नहीं है। देखिए, डी वाला ऑप्शन इसका गलत होगा। ठीक है, तो सलीम अली कहाँ पे है? तो सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य आपका, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य आपका गोवा में स्थित है। ठीक है, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में अवस्थित है। ठीक है, तो सलीम अली कहाँ है? तमिलनाडु में अवस्थित है। ठीक है, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, सलीम अली अभ्यारण्य पक्षी अभ्यारण्य। बाकी का केवला देवी घाना राजस्थान में, वेदाथंगल तमिलनाडु में और रंगनाथिट्टू कर्नाटका में। ठीक है, रामसर साइड भी बना है रंगनाथिट्टू। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21वां।
क्वेश्चन नंबर 21, विश्व प्रसिद्ध मोका कहवा पाया जाता है? कुवैत में, यमन में, ईरान में, ओमान में। तो मोका कहवा कहाँ पाया जाता है? मोका कहवा कहाँ पाया जाता है? तो विश्व प्रसिद्ध मोका कहवा आपके यमन में पाया जाता है, यमन में पाया जाता है। ठीक है, विश्व प्रसिद्ध मोका कहवा यमन में पाया जाता है। अरब प्रायद्वीप का सर्वाधिक वर्षा यमन में ही होता है। सर्वाधिक वर्षा देखिए, अरब प्रायद्वीप में सर्वाधिक वर्षा यमन में होता है, इसको याद रखेंगे कि अरब प्रायद्वीप का सर्वाधिक वर्षा यमन में होता है। पर्वतीय ढालों पर दिन में देर तक कोहरा छाए रहने के कारण सूर्य की तीखी किरणों में कहवे की फसल सुरक्षित रहती है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22वां, इसमें से कौन सा क्रेटर झील का उदाहरण नहीं है? तो लोनार तो है, एवर्नस झील, जेनेवा झील या टिटिकाका झील। तो कौन सा नहीं इसमें क्रेटर झील का उदाहरण कौन नहीं है? तो इनमें से कौन सा क्रेटर झील का उदाहरण नहीं है? देखिए, इसमें से जेनेवा झील आपके क्रेटर झील का उदाहरण नहीं, बाकी का तीनों क्रेटर झील का। जेनेवा झील कहाँ पे स्थित है? तो जेनेवा झील स्विट्जरलैंड में स्थित है, स्विट्जरलैंड में स्थित है। यह भूकंपीकृत झील है, भूकंपीकृत झील है, यह भूकंपीकृत झील है, बाकी का सब क्रेटर झील है। ठीक है, टिटिकाका बोलिविया, एवर्सन इटली में है और लोनार भारत में है। तो एवर्सन कहाँ पे है? एवर्सन देखो, टिटिकाका तो आपको पता है कि बोलिविया पेरू की सीमा पे है, एवर्सन आपकी इटली में है। ठीक है, और लोनार भारत में है। तो लोनार, एवर्सन और टिटिकाका आपकी क्रेटर झीलें हैं, बाकी का जेनेवा झील आपकी स्विट्जरलैंड में है, जो कि भूकंपकृत झील है। ठीक है, चल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23वां। क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पे है कि क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पे है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 कि दक्षिण अफ्रीका के हाई बेल्ट से निकलने वाली यह नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, वह है कांगो जारी नदी, नाइजर नदी, नील नदी। इनमें से कोई नहीं। तो मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो इनमें से कोई नदी नहीं। इस नदी का नाम क्या है? देखिए, इस नदी का नाम है लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी है, जो कि दक्षिण अफ्रीका से निकलती है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से निकलती है। ठीक है, तो लिम्पोपो नदी है, लिम्पोपो नदी। तो लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका के हाई बेल्ट से निकलती है और मकर रेखा को 2 बार काटती है। कांगो जारो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। नाइजर नदी तेल नदी के नाम से भी जानी जाती है। तो देखिए, नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है, तेल नदी, क्योंकि इसमें पाम तेल का निर्यात यहाँ से बहुत ज्यादा किया जाता है, पाम तेल का निर्यात। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24वां। क्वेश्चन नंबर 24वां है, एक तरफ संवत्सर है, एक तरफ किस समय से गणना है। ठीक है, तो विक्रम शक संवत, गुप्त संवत। तो एक तरफ संवत है, एक तरफ गणना कब की है। तो देखिए, शक संवत कब हुआ है? तो देखिए, शक संवत आपका 78 ईस्वी से माना जाता है। विक्रम संवत आपका 320 ईस्वी से, 320 ईस्वी से। विक्रम संवत 320 ईस्वी से। नहीं, एक बार देख लेते हैं फिर से। देखिए, शक संवत आपका 78 ईस्वी से, 78 ईस्वी से। विक्रम संवत आपका 57 ईसा पूर्व से। हाँ, गुप्त संवत आपका, देखिए, गुप्त संवत आपका 320 से, और करी संवत आपका 2102 ईसा पूर्व से। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित हुआ? देखिए, 3 1 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2। तो 3 1 4 2 किसमें ऑप्शन में है? तो 3 1 4 2 आपका ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। पुस्तक एलाइव द वंडर, जिसमें सर्वप्रथम ब्लैक होल घटना का वर्णन किया गया, के लेखक कौन है? रोजर ट्रैग, जे.जेड हॉलवेल, हेक्टर मुनरो, रॉबर्ट क्लाइव। तो एलाइव द वंडर के पुस्तक के लेखक कौन है, जिसमें ब्लैक होल की घटना का वर्णन किया गया है? के लेखक कौन है? इसके लेखक कौन से हैं? इसके लेखक हैं जे.जेड हॉलवेल ने लिखा है। ठीक है, अलाइव द वंडर के लेखक जे.जेड हॉलवेल हैं। ठीक है, जे.जेड हॉलवेल हैं। तो इसमें ब्लैक होल की घटना का किया गया, जो कि 1756 में हुआ था। ब्लैक होल की घटना का वर्णन किया गया है जे.जे हॉलवेल की पुस्तक में। ठीक है, तो काल कोठरी की घटना इसे कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि 1756 में नवाब के आदेश पर 146 लोगों को एक सकरी से अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया गया था, जिसमें सुबह 123 लोगों की मृत्यु हो गए थे। इस घटना का वर्णन कलकत्ता की काल कोठरी के नाम से किया जाता है। ठीक है, तो ब्लैक होल की घटना या कलकत्ता की काल कोठरी के नाम से किया जाता है। ठीक है,
तो 143 अंग्रेजों को बंद कर दिया गया, जिसमें से 123 की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो हाल में इसकी घटना का उल्लेख किया है। ठीक है, नवाब नवाब किसने किया था? तो नवाब शुजा-उद-दौला द्वारा किया गया था ये। ठीक है, नहीं शुजा-उद-दौला नहीं, सिराज-उद-दौला द्वारा किया गया था। ठीक है, शुजा-उद-दौला तो ये अवध का नवाब था। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ईसाई धर्म में धर्मांतरित हिंदुओं को पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार प्राप्त करने में सक्षम करने वाला अधिनियम कौन सा था? तो 1850 का, 1850 का, 1850 का। तो एक्ट ऑफ कौन सा था? इनमें से कौन सा अधिनियम था? तो इसमें से अधिनियम, इसका बी वाला ऑप्शन होगा। तो कौन सा अधिनियम था इसमें से? 1850 में पारित किए गए धार्मिक अयोग्यता अधिनियम का 21वें द्वारा धार्मिक परिवर्तन के कारण पुत्र अपने पिता की संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो 1950 में धार्मिक अयोग्यता अधिनियम 21, धार्मिक अयोग्यता अधिनियम 21। ठीक है, इस अधिनियम में क्या था कि अगर मान ले किसी का लड़का ईसाई धर्म कबूल कर ले रहा है तो उसको उसके पिता उसकी संपत्ति से बेदखल नहीं कर सकते थे। ठीक है, धार्मिक कारणों से। तो इसमें दिया गया। तो 1950 के धार्मिक अयोग्यता अधिनियम के 21वें भाग में, एक्ट नंबर 21 में इसका उल्लेख किया गया था। ठीक है, उत्तराधिकार संबंधित। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित समकालीन स्रोतों में से कौन सा एक खगोल शास्त्र व ज्योतिष शास्त्र के प्रति हुमायूं के अनुराग को चित्रित कराता है? तुजुके बाबरी, कानून हुमायूनी, हुमायूंनामा, तारीख रसीदी। तो हुमायूं के अनुराग को चित्रित करता है ज्योतिष शास्त्र के प्रति। तुजुके बाबरी, कानून हुमायूनी, हुमायूंनामा या तारीख रसीदी। तो कौन सा चित्रित करता है? तो कानून हुमायूनी। ठीक है, कानून हुमायूनी एक हुमायूं के खगोल शास्त्र ज्योतिष शास्त्र के प्रति अनुराग दिखाती है। ठीक है, जिसमें ज्योतिष शास्त्र के प्रति वो देखता था कि अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था वो, कि ब्लैक पहन के जाता था, मतलब 7 दिन 7 कपड़े पहन के हुमायूं जाता था। ठीक है, तो कानून हुमायूनी जो किताब है वो ज्योतिष और खगोल शास्त्र के प्रति हुमायूं के अनुराग को दिखाती है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। विजयनगर साम्राज्य से संबंधित असत्य कथन है। तो कौन सा असत्य कथन है? देवराज द्वितीय एक दूत मंडल चीन भेजा। हरिहर द्वितीय ने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की दूसरी राजधानी थी। देवराय सेकंड ने अपनी सेना में मुसलमान लड़ाकों को भी भर्ती किया। तो कौन सा सही सुमिलित नहीं है? कौन सा सत्य है इसमें? तो 28 में आपका, तो कौन सा सही सुमिलित नहीं है? तो सी वाला, हम्पी नहीं थी। ठीक है, हम्पी पहली राजधानी थी इसकी। ठीक है, तो हम्पी क्या थी? इसकी प्रथम राजधानी थी। देखिए फिर से देखते हैं। देखिए हम्पी क्या थी इसकी? देखिए ये वाला गलत है। तो इसकी प्रथम राजधानी हम्पी थी। प्रथम हम्पी थी। ठीक है, और दूसरी राजधानी कौन सी थी? दूसरी पेनुकोंडा। दूसरी राजधानी इसकी पेनुकोंडा थी। कोंडा थी। हाँ, ओनेगोंडी भी कहा। देखिए अब देखिए हम्पी को ओनेगोंडी भी कहा जाता है। ओनेगोंडी या हम्पी एक ही चीज है। ठीक है, पहली राजधानी है। देखिए ओनेगोंडी में जाके छपे थे, हरिहर और बुक्का दोनों छिपे थे ना, तो उसी को राजधानी बताई थी, लेकिन वही उसी को उन्होंने हम्पी राजधानी बनाई थी। ठीक है, ओनेगोंडी वहीं पे है और पेनुकोंडा उसकी दूसरी राजधानी है। तो विजयनगर साम्राज्य की पहली राजधानी हम्पी है और दूसरी पेनुकोंडा है। बाकी का तीनों सही है कि देवराय सेकंड ने एक दूत मंडल चाइना में भेजा। हरिहर द्वितीय ने महाराजा धीराज की उपाधि ली और देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में मुसलमानों लड़ाकों को भी भर्ती कराया। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। निजामुद्दीन जुनैद प्रसिद्ध वजीर था। बलबन का, अकबर का, इब्राहिम लोदी का, इल्तुतमिश का। तो किसका वजीर था? निजामुद्दीन जुनैद। तो निजामुद्दीन जुनैद आपके इल्तुतमिश का वजीर था। ठीक है, इल्तुतमिश का प्रमुख वजीर था। देखते हैं सिंध विलय के समय भारत का गवर्नर जनरल था मेयो, कैनिंग, एलनबरो, बैंटिंग। तो कौन था सिंध विलय के समय? तो सिंध विलय के समय गवर्नर जनरल कौन सा था? तो सिंध विलय के समय एलन बरो था। ठीक है, एलन बरो गवर्नर जनरल था। 1843 तक समस्त सिंध अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। इस समय गवर्नर जनरल मेयो था। 1842 में आकलैंड के स्थान पर गवर्नर बना था। ठीक है, 1843 में मिलाया गया था और 1843 में
मेयो गवर्नर जनरल था, ठीक है। सिंध का विलय 1843 में हुआ था, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31वां। ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार महापद्मनंद की उपाधिकारियों की संख्या 8 थी। निम्नलिखित में से कौन से स्रोत है जहां इस तथ्य का उल्लेख है? तो महापद्मनंद की उत्तराधिकारियों की संख्या 8 थी। कहाँ उल्लेख है इसका? तब यहाँ पे पुराण और बौद्ध ग्रंथों में इसका उल्लेख है कि महापद्मनंद के 8 उत्तराधिकारी थे, ठीक है। तो पुराणों और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार महापद्मनंद के 8 उत्तराधिकारी थे। इस राजवंश के अंतिम शासक घनानंद थे, जो सिकंदर के समकालीन थे, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32वां। क्वेश्चन नंबर 32 है, क्वेश्चन नंबर 32 निम्नलिखित, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो वाकाटक, प्रवरसेन प्रथम, तो कौन सा सही सुमेलित है? राष्ट्रकूट, दंतीदुर्ग, पल्लव, सिंह विष्णु, चालुक्य, राजराजा प्रथम। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसमें से? तो डी वाला सुमेलित नहीं है, ठीक है। चालुक्य की स्थापना राजराज प्रथम ने नहीं की थी। तो किसने की थी? चालुक्यों की स्थापना राजराज प्रथम ने नहीं की थी, ठीक है। राजराज प्रथम चोल वंश का शासक था। तंजौर के विदेश अन्य सभी युग में सुमेलित हैं, ठीक है। तो राजराज प्रथम आपका चोल वंश का शासक था, ठीक है। देखिए वाकाटक वंश के प्रवरसेन, राष्ट्रकूट के दंतीदुर्ग और पल्लव का सिंह विष्णु शासक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर अभिकथन और कारण का क्वेश्चन है। तो अभिकथन है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है, तो सही है। इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली, सैन्य व्यवस्था और मुद्रा प्रणाली को सुव्यवस्थित किया। तो क्या सही है ये? तो ये भी सही है। तो ये आपस में व्याख्या भी करते हैं, एक कारण कथन कारण दोनों सही है और कथन कारण आपस में व्याख्या भी करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं कि दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन सा जिसने राजस्व संबंधित सिद्धांतों की स्थापना की थी? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, नसीरुद्दीन महमूद। तो किसने की थी? तो बलबन ने की थी, ठीक है। बलबन ने की थी। राजस्व संबंधित सिद्धांतों की स्थापना किसने की थी? बलबन ने की थी। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसने बलबन था राजस्व संबंधित सिद्धांतों की स्थापना की। उसने राजस्व सिद्धांत का स्वरूप और सार ईरान के सासानी शासकों से लिया। उनके अनुसार सुल्तान का स्थान पैगंबर के बाद आता है। सुल्तान जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। इसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी का ईश्वर प्रतिनिधि नियामत एक खुदाई है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से किस एक रचना में अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान कहा है? तो नूर सिपेहर, आशिक, तारीख सुल्तान, खाजुनुल फुतू में। तो कहाँ पे किसमें विश्व सुल्तान कहा है अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन को? तो खजानिल फुतू में कहा है, खजानिल फुतू में किया है, ठीक है। अमीर खुसरो ने की रचना खजानिल फुतू में अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान कहा है। विश्व सुल्तान पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, युग का विजेता और जनता का चरवाहा जैसी पदवियों से विभजित किया गया है, ठीक है। तो विश्व सुल्तान पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, युग का विजेता, युग विजेता और पृथ्वी का जनता का चरवाहा जैसे पदवियों से सम्मानित किया गया अलाउद्दीन को, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नलिखित में से किस एक ने 1000 सितून का निर्माण करा? 1000 सितून का निर्माण करा? फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद गौरी, बलबन। तो किसने 1000 सितून का निर्माण कराया? तो 1000 सितून का निर्माण किसने कराया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने कराया, अलाउद्दीन खिलजी ने कराया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1313 में दिल्ली में 1000 सितून, 1000 स्तंभों का महल। 1000 सितून क्या है? 1000 स्तंभों का महल कहाँ कराया था? दिल्ली में कराया था। कब कराया था? 1302 में 1302 में 1302 नहीं 1303 में 1302 नहीं 1302 नहीं कराया था। 1302 में नहीं 1303 में कराया था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 सितून का निर्माण कराया 1303 में, जिसे 1000 स्तंभों का महल कहा जाता है। दिल्ली में इसका निर्माण कराया था, ठीक है।
दिल्ली में इसका निर्माण करा था उसने। जमैयत खाना मस्जिद, श्रीनगर, हीज एक खास का भी निर्माण कराया। तो और इसके निर्माण कौन कौन से हैं? अलाउद्दीन के निर्माण और कौन कौन से हैं? देखिए इसका आंसर तो अलाउद्दीन है। तो अलाउद्दीन के निर्माण कौन कौन से हैं? निर्माण, तो इसके निर्माण और कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तो निर्माण है इसके अलाउद्दीन के और विभिन्न निर्माण है। जमैयत खाना मस्जिद, जमैयत खाना मस्जिद, श्रीनगर और हीज एक खास, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37वां। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 आपके स्क्रीन पर कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? तो सत्य कौन सा? दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य अलाउद्दीन खिलजी का था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अकाल संहिता तैयार कराई थी। तो कौन सा सही है इसमें से? तो इसमें से बी वाला सही है खाली, ठीक है। सबसे ज्यादा दिल्ली सल्तनत का सुल्तानों का सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य अलाउद्दीन का नहीं था। तो किसका था? तो देखते हैं। तो इसका देखिए फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दीवान इस्तिका, देखिए इसका क्या था? देखिए पहला असद, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान में सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक का, उसका साम्राज्य 23 प्रांतों में था, ठीक है। तो सबसे ज्यादा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का नहीं था। तो साम्राज्य किसका था? एमबीटी का था, एमबीटी का। कितने में था? 23 प्रांत में था। एमबीटी का सबसे ज्यादा था। अब मोहम्मद बिन तुगलक ने अकाल संहिता तैयार करवाई थी। दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दीवान इस्तिहाक क्या है? तो दीवान इस्तिहाक क्या है? एक खैराती अस्पताल, एक दान खाना, रोजगार विभाग और पेंशन विभाग। तो दीवान इस्तिहाक का है? तो दीवान इस्तिहाक एक पेंशन विभाग है, ठीक है। दीवान इस्तिहाक पेंशन विभाग है। सुल्तान के इस विभाग की स्थापना निर्धनों और वृद्धों को सामूहिक सुरक्षा हेतु दी थी, ठीक है। एक खैराती अस्पताल, दान खाना, रोजगार साधन, दीवान इस्तिहाक मतलब पेंशन विभाग। क्वेश्चन नंबर 39। तो कूट वाला क्वेश्चन है। एक तरफ लेखक कवि और एक तरफ आश्रयदाता, ठीक है। जयदेव कहाँ, बाणभट्ट कहाँ रहता था? बाणभट्ट, जयदेव, हरिशेन किसके दरबार में रहता था? तो हरिशेन समुद्रगुप्त के दरबार में रहता था, ठीक है। हेमचंद कहाँ रहता था? हरिशेन समुद्रगुप्त के। हेमचंद कहाँ रहता था? तो हेमचंद किसके दरबार में रहता था? तो हेमचंद कुमार पाल के दरबार में, ठीक है। जयदेव किसके दरबार में रहता था? तो जयदेव हर्ष के दरबार में। बाणभट्ट, जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबार में, और बाणभट्ट हर्ष के दरबार में। तो इस हिसाब से देखा जाए तो पहले का 4, दूसरे का 2, तीसरे का 3, चौथे का 1। तो 42-31 किसमें है? तो 42-31 ए वाले ऑप्शन में। तो ए वाला ऑप्शन इसका सही होगा, ए वाला ऑप्शन इसका आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन का ए नंबर। तो एक बार और देख लेते हैं। देखिए हेमचंद्र कुमार पाल के दरबार में, हरिशेन समुद्रगुप्त के दरबार में, जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबार में, बाणभट्ट हर्ष के दरबार में रहता था, ठीक है। बाणभट्ट हर्ष के दरबार में रहता था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। चंद्रगुप्त मौर्य का पश्चिम भारत में प्रभाव था, यह सिद्ध होता है महरौली लौह स्तंभ लेख से, खारबेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से, पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का पश्चिम भारत में प्रभाव था, तो इससे किससे सिद्ध होता है? ये तो देखिए ये सिद्ध होता है रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से, ठीक है। रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से। रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख 1050 ईस्वी में सौराष्ट्र गुजरात में। तो कहा हुआ 1050 ईस्वी सौराष्ट्र गुजरात का है, ठीक है। और जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई के बांध का निर्माण मिलता है, जिससे सिद्ध होता है कि मौर्य का साम्राज्य पश्चिम भारत तक था, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। मीमांसा दर्शन के अनुसार प्राणी के मोक्ष प्राप्त करने का संभावित मार्ग है भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग। तो मीमांसा दर्शन में क्या होता है? मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग। तो मीमांसा दर्शन में कर्म मार्ग मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग है, ठीक है। मीमांसा दर्शन के अनुसार मोक्ष या मुक्ति कर्म से ही संभव है। यह दर्शन कर्म की महत्ता देता है
जो अपनी शक्ति के फल प्रदान करने का सक्षम है। इस दर्शन का प्रधान लक्ष्य कर्म के महत्ता को प्रतिपादित करना है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, पाल वंश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सत्य है? तो पाल वंश के संदर्भ में कौन सा सही है? पाल वंश का संस्थापक गोपाल था, तो देखिए गोपाल था, सही है। ठीक है, वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अरब यात्री अब्दुल रज्जाक ने पाल साम्राज्य को शक्तिशाली बताते हुए उसे रूहमा कहा है, रूहमा कहा है। तो कौन सा सही है? देखिए बौद्धों का अनुयायी था, देखिए बौद्ध साम्राज्य का था, तो देखिए बौद्ध, लेकिन अब्दुल रज्जाक ये नहीं कहा है। रूहमा किसे कहा है? तो अब्दुल रज्जाक ने, अरब यात्री अब्दुल रज्जाक ने रूहमा किसे कहा है? देखिए, तो पाल वंश की स्थापना 750 से 770 के बीच में गोपाल ने की थी। ठीक है, मध्य नई नवीं शताब्दी में मध्य मध्य में सुलेमान नामक अरब व्यापारी ने भारत की यात्रा की। उसने अपने यात्रा वृत्तांत में पाल शासकों को अधिक शक्तिशाली कहा है। उसने पाल साम्राज्य को रूहमा कहा, तो अब्दुल रज्जाक ने नहीं कहा था। ठीक है, अरब यात्री अब्दुल रज्जाक ने नहीं कहा था। किसने कहा था? किसने कहा था? ये सुलेमान ने, सुलेमान ने, सुलेमान ने कहा था। ठीक है, तो इस हिसाब से कौन सा सही हुआ? तो इस हिसाब से 1 और 2 सही होगा। ठीक है, तो अब्दुल रज्जाक के जब सुलेमान अगर कर देंगे तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया है? अमोघ वर्ष ने, प्रवरसेन प्रथम ने, कृष्ण प्रथम ने, कृष्ण द्वितीय ने। तो एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो कृष्ण प्रथम ने कराया था। ठीक है, कृष्ण प्रथम ने कराया था। एलोरा का प्रसिद्ध कृष्ण प्रथम ने कराया था। ये राष्ट्रकूट शासक था, राष्ट्रकूट था, राष्ट्रकूट शासक, राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट वंश का था। ठीक है, चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। चोल प्रशासन में बेली क्या क्या था? भूमि की इकाई, सोने का सिक्का, ब्राह्मणों को दिया जाने वाला भूदान, सैन्य इकाई की टुकड़ा। बेली क्या था? तो बेली था आपका भूमि मापन की इकाई। भूमि मापन की इकाई चोल शासन में बेली मतलब था। तो बेली का मतलब भूमि मापन की इकाई थी। ठीक है, सोने के सिक्के को कासू कहा जाता था। ठीक है, सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो सोने के सिक्के को कासू, कासू कहा जाता था। ठीक है, चोल शासन में कासू कहा जाता था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन एक संविधान के मूल ढांचे का भाग नहीं है? कौन नहीं है? तो युक्तियुक्ता का सिद्धांत, विधि का शासन, समाजवादी राज्य, न्यायपालिका और कार्यपालिका के मध्य शक्तियों का पृथक्करण। तो कौन सा नहीं है? तो समाजवादी राज्य ये संविधान के मूल ढांचे का भाग नहीं है। ठीक है, देखिए संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारती बाद 1973 में स्थापित किया गया। संविधान के सर्वोच्चता, पंथ निरपेक्षता, संप्रभुता, शक्ति का पृथक्करण, विधि का शासन, युक्ति का सिद्धांत इसके अंग है। जबकि समाजवादी की संकल्पना को मूल ढांचे में सम्मिलित नहीं किया गया है। समाजवादी शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं? 112, 111, 93 या 86। तो पॉकेट वीटो का प्रयोग कब कर सकते हैं राष्ट्रपति? तो पॉकेट वीटो का प्रयोग 111 के तहत कर सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति 111 के तहत पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति तीनों वीटो शक्तियां निहित हैं। तो देखिए अत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो, जेबी वीटो। तो अत्यंतिक वीटो मतलब विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित रखना, अत्यंतिक वीटो मतलब विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित रखना। दूसरा वीटो है कि निलंबनकारी वीटो, विधायिका द्वारा साधारण बहुमत से निरस्त किया जा सके। जेबी वीटो, विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर कोई निर्णय नहीं करना। ठीक है, ये जेबी वीटो होता है। ठीक है, तो पॉकेट वीटो का प्रयोग कैसे किया जाता है? तो तीन तरह के वीटो होते हैं, आत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और जीबी वीटो। ठीक है, 111 से किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 147। निम्नलिखित कथनों में विचार करें, उपयोग में से कौन सा सत्य कथन है? मूल संविधान में शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं था, सही है। 86वें संविधान संशोधन से पहले सर्वोच्च न्यायालय ने एक मामले में शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार घोषित किया था, तो क्या सही है? तो ये भी सही है। ठीक है, तो 1 और 2 दोनों सही होंगे। तो अब देखिए कौन सा वाद था ये? ठीक है, तो किस वाद के तहत किया था इसने?
तो 86 संविधान संशोधन मोहिनी जैन के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कौन सा वाद था? वाद, देखिए वाद नाम था क्या? वाद क्या था? वाद का नाम था आपका मोहिनी जैन वाद, ठीक है। उसके बाद 86वां संविधान संशोधन हुआ है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48वां। क्वेश्चन नंबर 48 है, क्वेश्चन अभिकथन है और कारण है। अभिकथन, भारतीय संविधान निर्माताओं का लक्ष्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था, तो सही है अभिकथन। दूसरा, भारतीय संविधान में नीति निषेध तत्वों को शामिल किया गया है, तो ये भी सही है। अब इसका दोनों आपस में व्याख्या करते हैं कि नहीं। देखिए कल्याणकारी राज्य मतलब नीति निषेध तत्व ही होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कथन कारण की व्याख्या नहीं करता, दोनों का संबंध आपस में कुछ नहीं है, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है कि निम्नलिखित कथनों में से विचार करें, कौन सा सत्य है? अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने का अधिकार है। राष्ट्रपति इस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य है, तो मानने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। मानने के लिए बाध्य नहीं है, 143 के अंतर्गत है कि नहीं, तो ये तो है, तो पहला सही है दूसरा गलत है, ठीक है। तो पहला सही है दूसरा गलत है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। स्टॉक मार्केट में होने वाले घोटालों की जांच के लिए निम्न में से कौन सी संस्था कार्य करती है? सीबीआई, ईडी, एनआईए, एसएफआई, तो कौन करती है? तो एसएफआई करती है, ठीक है। स्टॉक मार्केट में होने वाले घोटालों की जांच के लिए 1 अक्टूबर 2003 को सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन संस्थान का गठन किया। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन संस्था, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन संस्था। कब किया गया इसका गठन? 2000, इसका गठन किया गया आपका कब किया गया? इसका गठन 2003 में किया गया, ठीक है। तो यही स्टॉक मार्केट के लिए सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन संस्था द्वारा किया जाता है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है, थोड़ा स्पीड रखेंगे। तो निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 51 है कि निम्नलिखित कथनों में से विचार करें। संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग साधारण बहुमत से पारित होना था। साधारण बहुमत से नहीं होता, विशेष बहुमत से होता है, ठीक है। संविधान संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति में 108 के अंतर्गत संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, तो नहीं बुलाया जा सकता है। तो ना तो एक ना तो दो सत्य हैं इसमें, ठीक है। 51 में, ठीक है। 51 का ना तो एक ना तो दो, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार भारत में रहने वाले नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है? तो विधि के समक्ष समता, धर्मांतरण की स्वतंत्रता, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो कौन सा इसमें सम्मिलित है? तो कौन से प्राप्त है? विदेशी को प्राप्त है। तो देखिए पहला वाला धर्माचरण की स्वतंत्रता, लेकिन विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं प्राप्त है, तो इसमें कौन सा सही है? तो देखिए 52 का सी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। देखिए कौन कौन से नहीं प्राप्त है, देखिए 19, 29, 30, 15, 16। देखिए विदेशियों को नहीं प्राप्त है। विदेशियों को कौन से नहीं प्राप्त है? 15, 16, 19, 29 और 30, ठीक है। ये सारे जो अनुच्छेद है ये विदेशियों को नहीं प्राप्त है, तो इसको याद रखेंगे आप लोग कि 15, 16, 19, 29, 30 नहीं प्राप्त है, बाकी क्या सारे प्राप्त हैं विदेशियों को भी। अभिकथन और कारण क्वेश्चन है। अभिकथन है कि भारतीय संविधान की स्वतंत्रता तथा सामाजिक हितों के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है, तो करता है कि नहीं है? करता है। दूसरा है कि भारतीय संविधान को प्रदान किए गए मूल अधिकार अबाध हैं, उन पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है, तो ये भी सही है, प्रतिबंध तो नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है। तो सामाजिक, तो क्या दोनों आपस में संबंध रखते हैं? फिर से देखते हैं। भारतीय संविधान व्यक्तियों की स्वतंत्रता तथा सामाजिक हितों के संतुलन को स्थापित करने का प्रयास करता है, सही है।
भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकार आबाद है, उन पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा सकता, ये गलत है। देखिए 19 के 1 के ए में वाक एवं अभिव्यक्ति की अगर स्वतंत्रता है तो देखिए 19 के 2 में इसके तहत इसमें ऊपर निर्बंधन भी है, तो इसलिए ये वाला गलत है, दूसरा वाला। तो इसलिए अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। एक संसद सदस्य की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन के से लगातार 2 माह के लिए अनुपस्थित हो, लगातार 2 माह के लिए अनुपस्थित हो। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 101 के 4 के तहत संसद का अनुच्छेद 190 के 4 के तहत राज्य विधानमंडल में किया गया था। ठीक है, तो संसद में किसे किया गया? देखिए संसद में ये वाला जो नियम है संसद में 104 के अनुच्छेद 101 के 4 के तहत है, और विधानमंडल में 190 का 4 है। ठीक है, तो 101 का 4 और 190 का 4, 101 का 4, 190 का 4, जिसमें अगर 60 दिन तक लगातार नहीं आते हैं तो उनके संस्था चली जाएगी। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित कथनों पर, क्वेश्चन नंबर 55 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सत्य है? तो सूफी सिलसिला में नक्शबंदियों सबसे कट्टरवादी सिलसिला था। शेख अहमद सरहिंदी इस सिलसिले का प्रसिद्ध संत थे। तो इसमें दोनों सही है। ठीक है, दोनों सही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कूट वाला क्वेश्चन है, उसको मिलाएंगे आप लोग। ठीक है, एक तरफ सूफी संत है, एक तरफ उनकी उपाधियां हैं। तो सूफी संत और उपाधियां, शेख निजामुद्दीन औलिया, तो इसको क्या कहा जाता था? देखिए मिलाएंगे इसको। तो 56 शेख निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही कहा जाता था, निजामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही। अब देखते हैं शेख सलीम चिश्ती को क्या कहा जाता था? शेख सलीम चिश्ती को शेख उल हिंद कहा जाता था। शेख नसीमुद्दीन महमूद चिराग ए दिल्ली कहा जाता था, और बदरुद्दीन जकारिया को शेख उल इस्लाम कहा जाता था। इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही है। ठीक है, डी वाला सही है। ठीक है, देख लेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57वां, निम्नलिखित में से किस एक विदेशी यात्री ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा नहीं की है? तो दुआरवे बारबोसा, डोमिंगो पायस, फार्डिनेंड नूनीज, राल्फ फिच। तो किसने नहीं की थी? राल्फ फिच ने नहीं की थी। ठीक है, राल्फ फिच ने नहीं की थी। तो देखिए डुआर्ट बारबोसा पुर्तगाली था जो कृष्णदेवराय के शासनकाल में आया था। डोमिंगो पायस पुर्तगाली था, कृष्णदेवराय के शासनकाल में आया था। फर्नांडो नूनीज जो कि अच्युत देवराय के शासनकाल में आया था, पुर्तगाली था। और राल्फ फिच अंग्रेजी था जो मुगल शासक अकबर के दरबार में आया था। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 है कि निम्नलिखित में से किस एक संधि का परिणाम यह हुआ कि मराठा के छत्रपति केवल एकमात्र नाम मात्र के राजा रह गए? तो किस संधि के तहत? पुरंदर की संधि, संगोला की संधि, सावाई की संधि और वसीम की संधि। तो किससे हुआ? नाम मात्र के राजा कब होगा? तो देखिए संगोला की संधि से मराठा छत्रपति केवल नाम मात्र के राजा रह गए। ठीक है, संगोला की संधि से मराठा केवल नाम मात्र के राजा रह गए। ठीक है, तो रघुजी भोसले की अध्यक्षता में राजा राम तथा पेशवा के बीच संगोला की संधि हुई। इस संधि के द्वारा मराठा छत्रपति केवल नाम मात्र के राजा रह गए, महलों के महापौर बन गए। मराठा संगठन वास्तविक नेता पेशवा बन गया। ठीक है, तो संगोला की संधि से मराठा छत्रपति केवल नाम मात्र के राजा बन गए, और वास्तविक राजा कौन बना? वास्तविक राजा पेशवा बने। ठीक है, पेशवा किसके बीच में? राजा राम किसके बीच में हुआ था? तो देखिए ये वाली संगोला की संधि हुई थी रघुजी भोसले की अध्यक्षता में राजा राम तथा पेशवा के बीच में हुआ था। ठीक है, संगोला की संधि। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित नहीं है? टीपू द्वारा नेपोलियन से पत्र व्यवहार, बेलीजली को मार्किविच की उपाधि, टीपू की मृत्यु, अंग्रेजों द्वारा मैसूर को अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में लेना। तो कौन सा संबंधित नहीं है?
देखिए प्रत्यक्ष नियंत्रण में लेना ये संबंधित नहीं, मैसूर को बाद में प्रत्यक्ष नियंत्रण में लिया गया था, ठीक है। तो देखिए मैसूर को बाद में प्रत्यक्ष नियंत्रण में लिया गया था, ठीक है। तो बाकी का 3 घटनाएं हुई थी। टीपू द्वारा नेपोलियन को पत्र व्यवहार करना, बेलीजेरी द्वारा मार्क्विस की उपाधि तथा टीपू की मृत्यु 1799 में हुआ था, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। बांडीवास का युद्ध किस किस के मध्य में हुआ? अंग्रेजों एवं पुर्तगालियों के मध्य, अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य, फ्रांसीसियों तथा पुर्तगालियों के मध्य, पुर्तगालियों तथा डचों के मध्य। तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य में हुआ था। तो वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। और इसका ईयर कौन सा है वांडीवास के युद्ध का? तो 1760, ठीक है। अंग्रेजी सेना आयरकूट तथा फ्रांसीसी सेना लाली के नेतृत्व में, ठीक है। तो अंग्रेजी सेना किसके नेतृत्व में थी? आयरकूट। देखिए अंग्रेजी सेना किसके नेतृत्व में थी? अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकूट कर रहा था। आयरकूट और फ्रांसीसी का नेतृत्व लाली, काउंट डी लाली, ठीक है, जिसमें अंग्रेजी सेना की जीत होती है, ठीक है। और पेरिस की संधि होती है बाद में इस युद्ध का जब अंत होता है, तो ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61वां, कूट वाला क्वेश्चन है, इसको मिलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 61 है प्रधानमंत्री जन धन योजना, मुद्रा बैंक योजना, पीएम सुरक्षा योजना, डिजिटल जेंडर एटलस फॉर एडवांसिंग गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया। तो किस में हुआ? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को, ठीक है। तो ए का तीन किसमें है? देखिए 2 ऑप्शन में, तो पहला और दूसरा ऑप्शन तो गलत हुए, ठीक है। अब देखते हैं, अब देखिए मुद्रा बैंक योजना तो 8 अप्रैल 2015 को मुद्रा बैंक योजना। पीएम सुरक्षा योजना कब हुआ? तो पीएम सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को, 9 मई 2015 को, और लास्ट में जो बचा 9 मार्च 2015 को। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हुआ? तो 61 का डी वाला ऑप्शन इस हिसाब से सही हुआ, ठीक है। डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है कि क्रय शक्ति क्षमता विधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसी विधि का प्रतिपादन GR कैंसल द्वारा किया गया था। इस विधि का सबसे पहले प्रयोग 1993 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा किया गया था। तो क्रय शक्ति क्षमता विधि के बारे में कौन सा सही है? तो ये दोनों सही है, ठीक है। क्रय शक्ति क्षमता विधि का संदर्भ में कौन सा सही है? तो इसका प्रतिपादन GR कैंसल ने किया था, और इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग 1993 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा किया गया था, ठीक है। तो दोनों सही है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान अवस्थित है, कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में, बेंगलुरु में, चेन्नई में, नई दिल्ली में। तो कहाँ स्थित है? तो ये बेंगलुरु में स्थित है, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं स्नायु विज्ञान संस्थान बेंगलुरु कर्नाटका में केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषित 23 उत्कृष्ट टेली मेंटल हेल्थ सेंटर नेटवर्क्स में एक नोडल सेंटर के रूप में कार्य करेगा, ठीक है। तो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं स्नायु विज्ञान संस्थान कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। चलिए देखते हैं अभिकथन कारण का क्वेश्चन है, 64 नंबर क्वेश्चन। अभिकथन है कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन को विश्व बैंक की रियायती खिड़की कहते हैं। इसकी ब्याज दर तथा अवधि बहुत कम होती है। तो कौन सा सही है इसमें से? देखिए 64 का पहला वाला सही है, यह वाला सही है, लेकिन दूसरा वाला गलत है, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा देखते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन है कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट को विश्व बैंक की रियायती खिड़की कहते हैं। इसकी स्थापना 1960 से 1961 में इनकी यूएनओ का अंग बना, ठीक है। इसकी ब्याज दर निम्न होती है, परंतु अवधि बहुत अधिक होती है। अवधि बहुत कम नहीं, बहुत अधिक होती है, जिसके यहाँ पे अधिक होती है, ठीक है। तो सही हो जाएगा, तो इसीलिए दूसरा गलत हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है कि स्थापना, एक तरफ संस्था दिया हुआ है, एक तरफ स्थापना वर्ष। तो ब्रिक्स की स्थापना कब हुई? तो ब्रिक्स की स्थापना 1997 में। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई? तो ब्रिक्स की स्थापना, अब देखते हैं, देखिए इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो बिम्स्टेक 1997 में, G15 1989, इब्सा 2000 में, ब्रिक्स 2009 में। तो कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है? तो देखिए 2000 में, इब्सा 2003 में हुआ था, इब्सा
2003 में हुआ था। इब्सा 2003 में, तो सी वाला गलत है। इब्सा 2003 में हुआ था। यह भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका का एक त्रिपक्षीय संगठन है। ठीक है, भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका का, भारत, ब्राजील और साउथ अफ्रीका इसमें शामिल है इब्सा में, IBSA, इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका, जिसका गठन 2003 में किया गया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है कि निम्नलिखित में से किसमें तरलतम अंश सबसे अधिक है? तरलतम अंश सबसे अधिक है। सोना, 100 रुपए का नोट, कृषि भूमि, आवासीय प्लाट। तो तरलतम अंश कहाँ ज्यादा है? तो तरलतम अंश ज्यादा कृषि भूमि में है। ठीक है, कृषि भूमि, कोई भी वस्तु बिना किसी हानि के यदि नगद रूप में, तो तरलतम अंश, तरलता का अंश सबसे अधिक है, तो कृषि भूमि। ठीक है, कृषि भूमि जल्दी से बिक जाएगी, मतलब कि सही है। ठीक है, कृषि भूमि। क्वेश्चन नंबर 67वां, गिग इकोनॉमी के संबंध में असत्य का जाना। अस्थायी रोजगार कम, अल्प समय के लिए काम, एक व्यक्ति विभिन्न संस्थाओं के लिए एक साथ कार्य कर सकता है, अकुशल श्रमिकों के लिए अत्यधिक उपयोगी। तो कौन सा? अस्थायी रोजगार कम सही है, अल्प समय के लिए काम ये भी सही है, एक व्यक्ति विभिन्न संस्थाओं में एक साथ कार्य कर सकता सही है, अकुशल श्रमिकों के लिए अत्यधिक उपयोगी। तो कौन सा सही नहीं है इसमें से? तो आपका डी वाला ऑप्शन इसमें गिग इकोनॉमी से संबंधित नहीं है, बाकी का तीनों सही है। मतलब एक स्थान, एक जगह से 2-2-3 से फ्रीलांसिंग एक तरह से जान लीजिए, गिग इकोनॉमी मतलब फ्रीलांसिंग तरह का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68, इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ के संबंध में असत्य है। तो आईपीओ शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनी द्वारा शेयर का निर्गमन, यह मार्केट, कौन सा असत्य है? यह मार्केट में पैसा प्राप्त करने की एक विधि है। शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनी द्वारा प्राइमरी मार्केट में शेयर लाना, तो सभी सही है, इसमें से तीनों सही है। ठीक है, आईपीओ मतलब कोई कंपनी लिस्ट कराती है जब शेयर बाजार में, तो अपना एक शेयर जारी करती है। जब पहली बार वो जारी करती है तो इसे इनिशियल पब्लिक ऑफर कहा जाता है, जिससे पैसा वो कंपनी ज्यादा मिल सके। ठीक है, तो ये तीनों सही है, 68 का तीनों सही है। ठीक है, कौन सा फिर से देखते हैं इसको, 68 में देखते हैं एक बार। 68 नंबर क्वेश्चन फिर से देखेंगे, शायद ये गलत हो गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखेंगे एक बार सीरियस से। देखिए क्या है, इनिशियल पब्लिक ऑफर के संबंध में कौन सा असत्य है? असत्य है, सत्य नहीं पूछा था। शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनी द्वारा शेयर का निर्गमन, तो निर्गमन नहीं होता, निर्गमन मतलब बेचा जाना, तो नहीं होता। बाकी का ये दोनों सही है, तो यही वाला गलत होगा। ठीक है, निर्गमन मतलब बेचना होता है ना, लेकिन आईपीओ में पैसा लिया जाता है ना कि दिया जाता है। ठीक है, अगर बेचेगा तभी पैसा मिलेगा, निर्गमन तो नहीं है। ठीक है, जब किसी कंपनी द्वारा शेयर में पहली बार पब्लिक, निर्गमन नहीं होता इसमें, पहली बार जब आप शेयर लेते हैं, मतलब पहली बार कोई कंपनी शेयर मार्केट में उतरती है तब शेयर आईपीओ जारी किया जाता है, तो पहला वाला गलत है इसका। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69, आरबीआई द्वारा नोट निर्गमन के लिए न्यूनतम कोष प्रणाली को किस वर्ष से प्रचलन में लाया गया है? 1950, 1957, 1985, 1954। तो कब से लाया गया न्यूनतम कोष प्रणाली को? तो न्यूनतम कोष प्रणाली को 1957 से लाया गया। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है कि 1957 से लाया गया था। इस प्रणाली के अनुसार जारी किए गए वाले नोटों को आरबीआई को कम से कम 200 करोड़ रुपए रिजर्व कोष अपने पास रखना होता है, जिसमें 115 करोड़ का स्वर्ण मुद्रा और 85 करोड़ का विदेशी मुद्रा होता है। देखिए 200 करोड़ रुपया, देखिए 200 करोड़ रुपया आरबीआई अपने पास रखती है, इसमें 115 करोड़ रुपया और 85 करोड़ रुपया दोनों अलग अलग होते हैं। देखिए 115 करोड़ रुपये क्या करता है, तो देखिए 115 करोड़ रुपये का वो 115 करोड़ रुपये का स्वर्ण 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 रखता है, और 185 करोड़ का विदेशी मुद्रा, तो 85 करोड़ का विदेशी मुद्रा रखता है। तो 200 करोड़ रुपया जब अपने पास रख लेता है, मतलब अगर आरबीआई जब रिजर्व में रखे रहता है 200 करोड़ रुपया, तभी वो नोटों की छपाई करता है। ठीक है, तभी वो नोटों की छपाई कर सकता है। ठीक है, जिसमें से 115 करोड़ का मूल्य का स्वर्ण होना चाहिए और 85 करोड़ का विदेशी मुद्रा कोई भी रहे, एसडीआर रहे, डॉलर रहे, कुछ भी रहे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70, चालू खाते के घाटे को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सहायक नहीं है? घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन,
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देना, निर्यात को मिलने वाली आर्थिक सहायता में कटौती, निर्यात को बढ़ावा देना। तो कौन सा सहायक नहीं है इसमें से? तो सी वाला। कटौती कैसे कर देंगे? जब कटौती कर देंगे तो निर्यात कोई करेगा ही नहीं, तो ऐसा नहीं कर सकते। चालू घाटा तो और बढ़ता जाएगा ना अगर कटौती कर देंगे तो 70 वाला गलत होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। जब हम विभिन्न आय वर्गों के बीच कितनी कितनी विषमता है इसका माप करते हैं तो यह किस प्रकार की गरीबी को प्रदर्शित करता है? सापेक्ष गरीबी, निरपेक्ष गरीबी, संरचनात्मक गरीबी, व्यक्तिपरक गरीबी। तो किससे संबंधित है ये? तो ये सापेक्ष गरीबी को निर्धारित करता है। ठीक है, जब किसी आय वर्गों के बीच विषमता को मापते हैं जब, ठीक है, तो सापेक्ष गरीबी कहा जाता है। ठीक है, गरीबी किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह को अपनी आधारभूत संरचना को पूर्ति न करने, ये मुख्यतः दो प्रकार की सापेक्ष और निरपेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी यह स्पष्ट करती है कि विभिन्न आय वर्गों के बीच कितनी विषमता है, किंतु गरीबी रेखा का मानक मानकर इसे विचलन की स्थिति ज्ञात करने के लिए इसे निरपेक्ष गरीबी कहते हैं। ठीक है, तो सापेक्ष गरीबी से इसका तुलना की जाती है आपस में। निरपेक्ष गरीबी तो बीपीएल बनाया जाता है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से किस एक कमेटी ने बेरोजगारी के माप के संबंध में 3 धारणाएं तथा सामान्य स्थिति, साप्ताहिक स्थिति तथा चालू स्थिति का प्रतिपादन किया था? किसने किया था? लखनवाला कमेटी, अलग कमेटी, अहलुवालिया कमेटी, भगवती कमेटी। तो किसने किया था? तो ये भागवती कमेटी ने किया था। भागवती कमेटी ने। अब भागवती कमेटी का गठन कब हुआ था? तो देखिए, भागवती कमेटी का गठन 1973 में हुआ था। 1973 में हुआ था। ठीक है, तो बेरोजगारी के माप के संबंध में 3 धारणाएं दी थी इन्होंने। सामान्य स्थिति, साप्ताहिक स्थिति तथा चालू स्थिति का प्रतिपादन किया था। ठीक है, तो भगवती कमेटी थी। जीरो नेट एड से तात्पर्य है, जीरो नेट एड से तात्पर्य है पर्यावरण में जीरो कार्बन उपस्थिति, एक प्रकार का बजट प्रणाली, किसी देश का वैश्विक संस्थाओं द्वारा दिए गए ऋण से, किसी देश विशेष के आर्थिक व्यवस्था में स्वनिर्भरता से। तो जीरो नेट एड क्या है? तो जीरो नेट एड मीन्स किसी देश के विशेष की आर्थिक व्यवस्था में स्वनिर्भरता से। जीरो नेट एड मतलब है जब किसी देश विशेष की आर्थिक स्थिति निर्भर आर्थिक व्यवस्था स्वनिर्भर हो जाती है तो इसे विदेशी आर्थिक सहायता आवश्यकता नहीं होती है, तो इसे जीरो नेट एड कहते हैं। जीरो नेट एड कहते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 की पर्यावरण व पारिस्थितिकी की क्रियाशीलता कुछ नियमों पर आधारित होती है। इस नियमों का प्रतिपादन कौन से करते हैं? बैरी कोमोनोर, लडोना हैरिस, सोनिया जॉनसन, रेचिल कार्लसन। किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन बैरी कोमोनोर ने किया था। बैरी कोमोनोर ने किया था। देखते क्वेश्चन नंबर 75, संस्थान और एक तरफ औषधि। IIG, CIRG, NIB। तो कहाँ पे है? इसको मिलाएंगे। तो इसको मिलाएंगे आप लोग तो इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या? देखिए, पहला वाला ए वाला क्या है? देखिए, ए वाला क्या है? CRI, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, पहला वाला है। IICT क्या है? तो IICT भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान। फिर NSI क्या है? राष्ट्रीय शर्करा संस्थान। NIB क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजी है। ठीक है, तो इसको ए वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76, डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया जाता है प्रति 2 वर्ष में। प्रति 2 वर्ष में डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया जाता है। ठीक है, 2022 का 11वां संस्करण लखनऊ में आयोजन किया गया था। तो 2022 11वां लखनऊ में हुआ था। ठीक है, डेफ एक्सपो।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गौर झील रामपुर में, बरुआ जागर झांसी में, बेल सागर मिर्जापुर में, औंधी ताल वाराणसी में। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए बेल सागर मिर्जापुर में नहीं है। तो बेल सागर कहाँ पे है? तो बेल सागर कहाँ पे है? तो बेल सागर झील मिर्जापुर में नहीं बल्कि महोबा में स्थित है। ठीक है, महोबा में, महोबा में स्थित है। तो सी वाला ऑप्शन आपका गलत होगा। बेल सागर गौरी झील रामपुर में है, बरुआ सागर झांसी में, बेल सागर महोबा में है, औंधी ताल वाराणसी में है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। उत्तर प्रदेश में संयुक्त वर्ष प्रबंधन प्रारंभ हुआ था 1992 में, 1991 में, 1990 में, 1994 में। तो संयुक्त वन प्रबंधन कब प्रारंभ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में 1992 में प्रारंभ हुआ था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही एक जिला एक उत्पाद का उद्देश्य क्या है? तो परंपरागत उद्योगों का विकास करना, स्थानीय कौशल का विकास करना, वस्तुओं का अधिक मात्रा में निर्यात करना। तो उपयुक्त सभी। तो इसका शुभारंभ कब किया था? 24 जनवरी 2018 को ओडीओपी का शुरुआत किया गया था। ओपी का शुरुआत किया गया था, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का शुरुआत किया गया था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन एक 2011 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता दर और नगरीकरण के स्तर का दृष्टि से भारत में दूसरे स्थान पर है? तो कुल नगरीकरण और कुल साक्षरता के दृष्टि से दूसरे नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर तो केरला है, दूसरे नंबर पे मिजोरम है। ठीक है, दूसरे नंबर पे मिजोरम है। सर्वाधिक साक्षरता केरला मिजोरम, सर्वाधिक नगरीकरण गोवा और मिजोरम। तो सर्वाधिक साक्षरता केरला मिजोरम में है और सर्वाधिक नगरीकरण गोवा और मिजोरम है। तो दूसरे नंबर पे कौन है? मिजोरम है। ठीक है, ये इसको देखेंगे एक बार। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। एक तरफ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, एक तरफ मुख्यालय है। विश्व व्यापार संगठन WTO कहाँ है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो WTO जिनेवा में सही है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय विश्व बैंक न्यूयॉर्क में नहीं है, विश्व बैंक न्यूयॉर्क में नहीं है। आसियान जकार्ता में है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय ब्रुसेल्स में है। तो कौन सा विश्व बैंक कहाँ है? तो विश्व बैंक न्यूयॉर्क में नहीं है। तो विश्व बैंक वाशिंगटन में, वाशिंगटन। ठीक है, वाशिंगटन DC में है। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन आपका गलत होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 है कि शून्य बजट प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था फ्रांस द्वारा, USA द्वारा, भारत द्वारा, ब्रिटेन द्वारा। तो शून्य बजट प्रणाली का प्रयोग किसने किया था सर्वप्रथम? तो शून्य बजट प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग USA ने किया था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने किया था। ठीक है, तो शून्य बजट प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग USA ने किया। इस प्रकार के बजट प्रणाली में गत वर्ष के व्यय का उल्लेख नहीं होता है। भारत में शून्य बजट प्रणाली प्रारंभ केवल एक वर्ष 1985 में प्रचलन में आई थी। तो भारत में केवल एक वर्ष, भारत में केवल एक वर्ष हुआ। वर्ष कब हुआ था? तो 1985 में शून्य बजट प्रणाली 1985 में हुई थी भारत में, खाली एक बार खाली। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इन्वेस्ट यूपी के अंतर्गत गवर्निंग बोर्ड का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है। इन्वेस्ट यूपी एक निवेश प्रोत्साहन एवं सुविधा एजेंसी है जिसकी स्थापना उद्योग बंधु के स्थान पर की गई थी। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, तो इसमें खाली दूसरा वाला सही है। ठीक है, पहला वाला गलत है। इसका वित्त मंत्री नहीं होता है। इन्वेस्ट इंडिया का के अंतर्गत गवर्निंग बोर्ड का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। इसकी स्थापना 2020 में की गई थी। तो इसकी स्थापना 2020 में की गई थी, 2020 में की गई थी। देखिए इसकी स्थापना 2020 में की गई थी। अध्यक्ष कौन होता है? CM होता है। ठीक है, तो पहला वाला गलत है और दूसरा सही है। ठीक है, तो इसलिए दो ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड का शुभारंभ किया गया था 2017 में, 2018 में, 2019 में, 2020 में। तो उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड की स्थापना कब की गई थी? शुभारंभ कब किया गया था? तो उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड की शुरुआत 2020 में किया गया था। ठीक है, 2020 में किया गया था क्या था। ठीक है, तो उसको याद रखेंगे। सीधा क्वेश्चन ये सब आएगा। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तर प्रदेश महिला साक्षरता 57.2 है। उत्तर प्रदेश में कार्यबल में महिलाओं की सहभागिता 16.75 है। तो कौन सा असत्य है इनमें से?
इनमें से कौन सा सत्य है? तो ना तो एक ना तो दो, कोई भी सत्य नहीं है, दोनों सत्य है। ठीक है, तो ये दोनों सत्य है। 16.75 है कार्यबल में, 57.2 इसमें साक्षरता है। ठीक है, और यूपी की औसत साक्षरता 67 कुछ है। ठीक है, और पुरुषों में 77 करीब है। ठीक है, और महिलाओं में 57.2 है, और 16.75 इसमें कार्यबल में है महिलाएं। उत्तर प्रदेश के किस जिले को पूर्व में मोहम्मदगढ़, सोबितगढ़ तथा कोल क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता था? हापुड़, मथुरा, बागपत, अलीगढ़। तो किसको कहा जाता था? मोहम्मदगढ़, सोबितगढ़ या तथा कोल क्षेत्र के रूप में पूर्व में जाना जाता था। तो अलीगढ़ को जाना जाता था। ठीक है, अलीगढ़ को, अलीगढ़ का पूर्व में कोल क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। 1524 से 1525 में इब्राहिम लोदी ने इसका नाम मोहम्मदगढ़ रखा। मुगल गवर्नर सोबित खान ने इसे इसका नाम सोबितगढ़ रखा। 1803 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे अपने अधिकार में कर लिया। ठीक है, 1803 में। ठीक है, तो अलीगढ़, मोहम्मदगढ़, सोबितगढ़ तथा कोल क्षेत्र कहा जाता था अलीगढ़ को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। नरहरि दास निम्न में से किसके गुरु थे? सूरदास के, रैदास के, तुलसीदास के, बाण भट्ट के। तो नरहरि दास किसके गुरु थे? तो नरहरि दास तुलसीदास के गुरु थे। ठीक है, नरहरि दास तुलसीदास के गुरु थे। ठीक है, तुलसीदास का जन्म चित्रकूट में हुआ। चित्रकूट में इनके बचपन का नाम राम भोला था। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 है, तो फंडिंग टू द अनफंडेड निम्नलिखित में से किस एक योजना का लक्ष्य है? स्टैंडअप योजना, स्टार्टअप योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना। फंडिंग टू द अनफंडेड, तो किसका ये योजना का लक्ष्य है? तो यह प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लक्ष्य है। ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 8 अप्रैल 2015 को की गई थी। 2015 को की गई थी। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है? सदल मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र, नवाब वाजिद अली शाह, बेगम हजरत महल। तो किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है? तो किस्सा राधा कन्हैया के लेखक नवाब वाजिद अली शाह के हैं। नवाब वाजिद अली शाह हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। अभिकथन कार्ड का क्वेश्चन है। उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? सही है। संविधान में उद्देशिका का वही स्थान है जो अन्य उपबंधों का है। तो नहीं, अन्य उपबंधों का नहीं है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। अभिकथन सही होगा लेकिन कारण गलत होगा। ठीक है, ठीक है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में इसको अभिन्न अंग माना गया था। ठीक है, पहले से नहीं था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 है कि बधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 को संविधान के अनुच्छेद के क्रियान्वयन हेतु पारित किया गया था। 24, 41, 23, 48। तो किससे पारित किया गया था? किस अनुच्छेद के लिए? तो अनुच्छेद 23 के लिए। ठीक है, अनुच्छेद 23। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92, राष्ट्रपति द्वारा कुछ क्षेत्रों से विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले 12 सदस्यों को राज्यसभा हेतु मनोनीत किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र इसमें सम्मिलित नहीं है? सहकारिता, साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा। तो सहकारिता शामिल नहीं है। सहकारिता शामिल नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा क्षेत्र में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। इसमें वर्तमान राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। ठीक है, इसमें साहित्य, विज्ञान और कला, समाज सेवा के क्षेत्र से किया जाता है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्यों की राजभाषाओं के संबंध में प्रावधान अनुच्छेद 345 में वर्णित है। तो सही है। राज्यों की राजभाषाओं का निर्धारण संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा किया जाता है। ये भी सही है। तो 93 का दोनों सही है। ठीक है, 93 का ए और बी दोनों सही है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसमें दल बदल के आधार पर संसद या राज्य विधानमंडल की सदस्यता की अयोग्यता के संबंध में प्रावधान है? तो किसमें है दल बदल वाला? 61वें संविधान संशोधन 1985। 61वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 61वां संविधान संशोधन
मैं एक बार फिर से देख लेते हैं। 61वें संविधान संशोधन से तो आपको 1989 में उम्र को कम किया गया था, ठीक है। तो देखिए दल बदल वाला का अनुच्छेद कौन सा है? तो दल बदल वाला कौन सा संविधान संशोधन से किया गया था? तो 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा, ठीक है, 1985 द्वारा। देखते हैं, अब देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है तो फटाफट इसको कर लेते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन, देखिए 95 नंबर क्वेश्चन, देखिए फटाफट इसका लगाएंगे। 95 का डी, 96 सी, 97 का, 97 बी, 98 सी, 97 बी, 98 सी, 99 का, 99, 99 सी, 100 सी, 99, 100 सी सी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101। 101 में क्या है? 101 का बी, 102 का बी, 103 का सी, 103 का सी, 104 का बी, 105 का बी, 106 का, 106 का बी, 107 का बी, 107 का भी बी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? तो हाइड्रा, रक्त का अभाव, जीवाणु, मोनेरा जगत, एक कोश की जीव, अलैंगिक विधि, उपयोग सभी। तो कौन सा सही सुमेलित है? इसमें सभी सुमेलित है, डी वाला ऑप्शन, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से, देखिए क्वेश्चन नंबर 109 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस एक को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है? पित्त को, अग्नाशय रस को, जठर रस को, लाइपेज को। तो इसको पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। तो अग्नाशय रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, ठीक है। तो अग्नाशय रस, अग्नाशय मानव की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, इससे स्रावित रस को अग्नाशय रस कहा जाता है। इस कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन के पाचन के एंजाइम्स होते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है। पित्त रस का श्रावण यकृत द्वारा होता है, ठीक है। तो इसमें तीनों का कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन तीनों का पाचन हो जाता है, इसलिए अग्नाशय रस को पूर्ण पाचक रस कहते हैं, ठीक है। लाइकेन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? लाइकेन कवक तथा शैवाल का परस्पर सहजीवी संबंध कर रहा है। जहां वायु प्रदूषण अधिक होता है वहां लाइकेन नहीं उगती है, सही बोल रहा है, ठीक है। तो 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। 110 का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भाप अंगार गैस CO2 + N2, वायु अंगार गैस CO2 + N2, प्राकृतिक गैस CH2 + ईथेन, सार्वत्रिक विलायक या Cl। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो डी वाला सही सुमेलित। सार्वत्रिक विलायक क्या है? तो सार्वत्रिक विलायक किसे कहा जाता है? तो सार्वत्रिक विलायक जल है, ठीक है, जल है, ठीक है। बाकी का तीनों सही है, ठीक है। तो भाप अंगार गैस CO + H2 है, वायु अंगार गैस CO + N2 है, प्राकृतिक गैस CH4 + ईथेन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112 है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तांबा, जस्ता, सीसा, लोहा। तो मुक्त अवस्था में क्या पाई जाती है? तो मुक्त अवस्था में तांबा पाई जाती है, तांबा मुक्त अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? LPG, गैसोलीन, वायु, आसुत जल। तो कौन सा मिश्रण नहीं है? तो इनमें से आसुत जल मिश्रण नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन 114 देखेंगे कि महिलाओं को गर्भावस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक है अवंतु ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, कार्पस ल्यूटियस या पीयूष ग्रंथि। तो कार्पस ल्यूटियम को, कार्पस ल्यूटियम।
देखते क्वेश्चन नंबर 115। हेन एंड चिकन रोग निम्नलिखित में से किस एक फल में होता है? हेन एंड चिकन रोग आम में, केला में, अमरूद में, अंगूर में। तो हेन एंड चिकन रोग किसमें होता है? तो हेन एंड चिकन रोग अंगूर में होता है। हेन एंड चिकन रोग अंगूर में होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116। एक तरफ देखते हैं सब्जी फल प्रजाति है, एक तरफ फल है सब्जी है। धान, चना, आम, पपीता। तो धान किसकी कौन सा है? देखिए धान की कौन सी है? देखिए धान जया है, ठीक है, जया। भारत में किसी निदेशालय द्वारा विकसित धान की प्रथम चीनी प्रजाति बौनी प्रजाति प्रथम बौनी प्रजाति जया थी, ठीक है। प्रथम बौनी प्रजाति जया थी, ठीक है। चना का सम्राट है। आम का सिंधु और पपीता का पूसा। गुठली नहीं पाई जाती सिंधु में, गुठली नहीं पाई जाती, गुठली नहीं। और ये जो धान की प्रजाति जो जया है, प्रथम बौनी प्रजाति, ठीक है। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हुआ? तो इस हिसाब से सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117। मूली में तीखापन किसके कारण होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट, आइसोसाइनेट, सोलेनिन, कैप्सिकम। तो आइसोसाइनेट के कारण होता है, ठीक है। बी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 118 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दलहनी फसलों का जैव उर्वरक है? एजोवेस्टर, अजोला, नीलहरी शैवाल, राइजोबियम। तो दलहनी फसलों का जैव उर्वरक कौन है? दलहनी फसलों का जैव उर्वरक राइजोबियम है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन नंबर 119 है कि किसी विविधीकरण से क्या आशय है? विभिन्न प्रकार की कृषि यांत्रिकों का प्रयोग, सिंचाई की आधुनिक सिंचाई विधियों का प्रयोग, विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाना एवं कृषि की सहायक क्रियाओं का विस्तार करना। तो किसी विविधीकरण का आशय क्या है? तो किसी विविधीकरण का आशय विभिन्न प्रकार के फसलों का उगाना एवं किसी की सहायक क्रियाओं का विस्तार करना है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 120 अभिकथन और कार्ड का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे। अभिकथन है कि राष्ट्रीय कृषि आयोग ने भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है। तो देखिए ये सही है, 15 में विभाजित किया है। इसका उद्देश्य किसी जलवायु नियोजन में क्षेत्र विशेष में उपलब्ध संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करना है। तो ये भी सही है, दोनों आपस में व्याख्या भी करते हैं। तो कथन कार्ड दोनों सही है और कथन कार्ड आपस में व्याख्या भी करते हैं, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121 कि जुलाई 2023 में देश में पशु चिकित्सा उत्पादन के वैश्विक विनिर्माण केंद्र विकसित करने हेतु पोर्टल का शुभारंभ केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा किया गया। महिषी, नंदी, कामधेनु, नंदिनी। तो किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया? तो नंदी पोर्टल का शुभारंभ किया गया था, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अब करंट अफेयर का क्वेश्चन शुरू हो गया तो फटाफट इसको करते हैं। जुलाई 2023 में जेम्स फर्गूसन जिम स्केया को इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। वह किस देश के निवासी हैं? यूएसए के, फ्रांस के, जर्मनी के या यूनाइटेड किंगडम के? तो कहाँ के निवासी हैं? तो यूनाइटेड किंगडम के निवासी हैं, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123। जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से किन्हें प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो डॉक्टर के सिवान, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या महेंद्र सिंह धोनी को। तो किसे किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया, ठीक है, नरेंद्र मोदी को, ठीक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की है। यह पुरस्कार 1 अगस्त 2023 को लोकमान्य की जयंती पर दिया जाता है, ठीक है, नरेंद्र मोदी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 124। जुलाई 2023 में स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? गुरुग्राम, जोधपुर, बेंगलुरु में या कोलकाता में? तो स्टार्टअप 20 का आयोजन कहाँ किया गया? तो स्टार्टअप 20 का आयोजन आपका गुरुग्राम हरियाणा में किया गया, गुरुग्राम हरियाणा में किया गया, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125। जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाए जाने की घोषणा की गई? देहरादून में, भोपाल में, नई दिल्ली में, पुणे में। तो विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाए जाने की घोषणा कहाँ की गई? तो नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में, ठीक है। तो जुलाई 2023 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय नई दिल्ली में बनाने की घोषणा की। इसका नाम क्या होगा? युगो युगीन भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय। इसका नाम क्या होगा? युगे युगीन
युगे युगीन भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय। इसका नाम क्या होगा? युगे युगीन भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय होगा। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 126, जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा एक ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापार और प्रगतिशील समझौते में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है? तो यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन। तो कौन शामिल हुआ इसमें? तो यूनाइटेड किंगडम शामिल हुआ है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127। क्वेश्चन नंबर 127 है, केंद्र सरकार द्वारा जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? के श्रीनिवास को, हर्ष मेहता को, के राजाराम को, सौर्य महर्षि को। तो किसे नियुक्त किया गया? तो के राजाराम को नियुक्त किया गया। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 128, जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया? 29 जुलाई को मनाया गया। ठीक है, 29 जुलाई, फिर से देखते हैं, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया। ठीक है, तो 29 जुलाई को देखिए, 29 जुलाई को केंद्र सरकार द्वारा बाघ दिवस मनाया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 129, जुलाई 2023 में निम्नलिखित अरब देशों में से कौन मनी लॉन्ड्रिंग और एशिया प्रशांत समूह के पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त करने वाला प्रथम अरब देश बन गया? तो यूएई बन गया। ठीक है, यूएई बन गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 130, जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का अस्थायी सदस्य बना गया? तो ईरान बन गया है। ईरान इसका अस्थायी सदस्य बन गया है। ठीक है, एससीओ का। ठीक है, नौवां सदस्य बना। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 131, जुलाई 2023 में किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष की समस्या के समाधान हेतु गजह कोता अभियान शुरू किया गया? तो गजह कोता अभियान कहाँ शुरू किया गया? असम में शुरू किया गया गजह कोता अभियान। ठीक है, तो मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए गजह कोता अभियान शुरू। इस अभियान का उद्देश्य मनुष्यों के हाथियों के मध्य अस्तित्व को बढ़ावा देना है। ठीक है, एक तो क्वेश्चन नंबर 132, जुलाई 2023 में इंडिया पोस्ट एवं किस देश के पोस्ट के मध्य अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक्ड पैकेट सेवा प्रारंभ की गई? फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, रूस के बीच। तो किस देश के बीच में की गई अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक्ड पैकेट सेवा? तो कनाडा के बीच में। ठीक है, कनाडा। ठीक है, इंडिया पोस्ट एवं कनाडा के पोस्ट के बीच अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक्ड पैकेट सेवा प्रारंभ की गई। इसका उद्देश्य दोनों देशों के मध्य ई कॉमर्स निर्यात की सुविधाजनक बनाना था। इंडिया पोस्ट से यह सेवा प्राप्त करने वाला कनाडा 39वां देश बना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 133, निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व कौशल दिवस मनाया गया? 10 जुलाई, 12 जुलाई, 15 जुलाई, 20 जुलाई। तो 15 जुलाई को विश्व कौशल दिवस मनाया गया। 134 में क्वेश्चन नंबर 134, जुलाई 2023 में किस देश की संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की के न्यायिक समीक्षा पर अंकुश हेतु एक विधेयक पारित किया गया? अमेरिका, इजराइल, फ्रांस, यूके। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा के पर अंकुश हेतु एक विधेयक पारित किया गया किस संसद द्वारा? तो इजराइल की संसद द्वारा यह विधेयक पारित किया गया। इजराइल के संसद द्वारा यह विधेयक पारित किया गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 135, जुलाई 2023 में सालवेक्स 2023 नौसेना अभ्यास आयोजन भारत और किस देश के नौसेना के मध्य हुआ? सालवेक्स, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, चीन, सिंगापुर। तो सालवेक्स किसके बीच में हुआ? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में सालवेक्स नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत और यूएसए की नौसेना के मध्य हुआ। यह एक बचाव एवं विस्फोटक अभ्यास है। इसका आयोजन 26 जुलाई में कोच्चि में किया गया। इसका आयोजन कहाँ गया? कोच्चि में हुआ। कोच्चि में हुआ। तो सालवेक्स का आयोजन कहाँ पे हुआ? सालवेक्स भारत और यूएसए के
की नौसेना के मध्य, भारत और यूएसए की नौसेना के मध्य हुआ, भारत और यूएसए की नौसेना के मध्य। तो यूएसए नहीं है तो ऑस्ट्रेलिया, इसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल रहा होगा। भारत एवं यूएसए की नौसेना के मध्य हुआ तो ऑस्ट्रेलिया हो सकता है शामिल हो, इसलिए ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 136। क्वेश्चन नंबर 136, जुलाई 2023 में भारतीय आम महोत्सव आमरस का आयोजन किस देश में किया गया? तो आमरस का आयोजन कहाँ किया गया? तो आमरस का आयोजन रसिया में किया गया। ठीक है, आमरस का आयोजन इसका आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात प्राधिकरण द्वारा किया गया था। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 137, जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से किन्हें देश का नया राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक किसे नियुक्त किया गया? तो लेफ्टिनेंट जनरल एम.यू. नायर को नियुक्त किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 138 है कि एक तरफ निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सत्य है? जुलाई 2023 में क्यू डेंगू को संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का महानिदेशक चुने गए थे। सही है, क्यू डेंगू दक्षिण कोरिया के कृषि एवं ग्रामीण मामलों के मंत्री रह चुके हैं। तो सही है कि नहीं? तो नहीं, ये गलत है, तो पहला इसका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो क्यू डेंगू कहाँ के रहने वाले हैं? तो देखिए क्यू डेंगू तो क्यू डेंगू चाइना के रहने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 139, जुलाई 2023 में G20 श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया संपन्न हुआ? इंदौर में, जयपुर में, जोधपुर में, अहमदाबाद में। जिसका आयोजन इंदौर में किया गया। ठीक है, अब इस टेस्ट का जो सातवां नंबर, जो इस टेस्ट है आपका 7वां नंबर टेस्ट है, इसका अंतिम क्वेश्चन है कि जुलाई 2023 में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? विल्नियस में, सोफिया में, रीगा में, ब्रुसेल्स में। तो नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन आपका विल्नियस लिथुआनिया में किया गया, विल्नियस लिथुआनिया में किया गया। ठीक है, तो ये रहा आपका आज के टेस्ट का एकदम लास्ट अंतिम क्वेश्चन रहा। ये क्वेश्चन नंबर, ये टेस्ट नंबर 7वां है ध्येय आईएएस का क्वेश्चन, टेस्ट नंबर 7वां ये था। ठीक है, इससे पहले हम 6 टेस्ट और करा चुके हैं, ये 7वां टेस्ट आपका है। इससे पहले आपके 9 के करीब हिंदी के टेस्ट भी ध्येय आईएएस के हो चुके हैं। ठीक है, तो एक बार सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे। ठीक है, और अच्छा कमेंट लिखेंगे। कोई भी क्वेश्चन इसमें गलत हो है तो आप नीचे अपना कमेंट में लिख सकते हैं, उसको हम एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, वैसे सारा इसमें सही है, इसको हम देख के मतलब कि अच्छे से एनालिसिस करके बताते हैं आप लोग को, तो इसमें सही है। अगर कहीं भूल बस कोई गलत ही हो जाए कोई भी, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक है, उसको आप बता देंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार और फिर से अनुरोध है कि आप ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे और ज़्यादा लाइक करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।